हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बिजार्ड इंग्लिश हब में। चलिए तो फिर आज आपका टॉपिक है, सेम टॉपिक है 9th क्लास सेकंड चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूजिक। मेरा प्रीवियस वीडियो जो कि पार्ट 1 है द साउंड ऑफ म्यूजिक का, उसे आप पहले देख लें, इसके बाद आप इसको देखेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए ठीक है, इसको एवालन ग्लेनी के ऊपर जो स्टोरी है ये ट्रू स्टोरी है और बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, तो आप इसे ध्यान से समझिए, सुनिए और अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंजेस लाके और आप भी कुछ ऐसा कर सकते हैं जैसा एवालन ने किया था अपनी लाइफ में। इसके जो राइटर है वो है डेवॉर्थ काउली। 4th पॉइंट तक मैंने इसको पढ़ा दिया था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे 5th पॉइंट ऑफ दैट चैप्टर। सो लेट्स बिगिन। And for all this, Evelyn won't accept any hint of heroic achievement. If you work hard and know where are you going, you will get there. चलिए, यहाँ पे इतना कुछ उसको मिल गया था कि उसको रॉयल एकेडमी का अवार्ड मिल चुका था, बहुत कुछ सारे अवार्ड्स उसके नाम हो चुके थे और इसके लिए वो कभी भी ये नहीं सोचती थी कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिखाया है। उसका ये मानना था कि अगर आपको कोई आपका गोल सेट है और आप सोचते हैं कि आप उस गोल की तरफ बढ़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए, ये एवालन का सोचना था। और अगर वो कहती थी कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आपको आपका गोल आराम से मिल जाएगा। और इसी सोच के साथ देखिए उसने गोल को पा भी लिया। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप द वर्ल्ड्स मोस्ट साउथ आफ्टर मल्टी परकनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स। और कुछ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स उसको बजाने आने लग गए थे, मतलब उसको मास्टरी मिल चुकी थी। परकनिस्ट मतलब होता है जो पर्सन है ना, किसी भी ड्रम बीट और ये जो बजाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो म्यूजिक के साथ बजाए जाते हैं, उनमें जो उनको बजाना आता है ना उनको कहते हैं परकनिस्ट। तो वो अब एक अच्छी परकनिस्ट बन चुकी थी। एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और अब उसका शेड्यूल कैसा हो गया था, बिजी शेड्यूल हो गया था। लोग उसे पूछने लगे थे, बुलाने लगे थे, इनवाइट करते थे अपने प्रोग्राम्स में। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussion, she never missed a word. When with busy beard give me trouble, she laughed. It is not just watching the lips, it is the whole face, especially the eyes. She speaks flawlessly with a Scottish slit. Listen here. यहाँ पे जो मीटिंग चल रही थी, जिस मीटिंग में सभी लोग बैठे हुए थे, वहां जब डिस्कशन चल रहा था तो क्या हुआ, बहुत ही मतलब सरप्राइजिंगली, और यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है इंट्रिग्यूइंग। इंट्रिग्यूइंग का मतलब होता है फैसिनेटली या बहुत ही ज्यादा क्यूरियसली, किसी चीज को जानने की जो इच्छा होती है ना, पेशेंस से बैठते हैं कि हाँ मुझे जानना है। तो वैसी एक फीलिंग लेके सारे लोग बैठे हुए थे। एवालन के फंक्शन की डिस्कशन चल रहा था तो वहां पे एवालन भी बैठी थी और एवालन के फंक्शन को कैसे देखा जाता था, बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी के साथ देखा जाता था कि एक्चुअली में जब बच्चा देख भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, तो वो म्यूजिक को कैसे प्ले करता है और लोगों को उसकी बातें कैसे समझ में आती है और उसको लोगों की बातें कैसे समझ में आती है। ये सारी जो मिस्ट्रीज थी ना, ये मिस्ट्री इसको और स्पेशल बना देती थी। हालांकि वो समझती नहीं थी कभी किसी अपने आप को इतना स्पेशल, लेकिन लोग उसे बना देते थे। नाउ इन आवर 2-hour डिस्कशन, हमने जब 2 घंटे का डिस्कशन किया उसके साथ, ये राइटर बताते हैं कि जब मैंने उसके साथ 2 घंटे का डिस्कशन किया, मैंने उससे बातें की, तो कभी भी उसने एक सिंगल वर्ड, उस 2 घंटे के डिस्कशन में उसने एक सिंगल वर्ड भी ऐसा नहीं था जिसे हमारा मिस कर दिया, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता था और दिखाई भी नहीं देता था, पर उसने फिर भी एक सिंगल वर्ड भी मिस नहीं किया। और उसने कहा, क्या कहा देखो, मैन विद बिजी बियर्ड गिव मी ट्रबल। जो लोग है ना बहुत बजी बियर्ड के, मतलब जो थोड़ा सा उसको ऑड फील करवाते हैं, वो मुझे ट्रबल में डालते हैं। सी लाफ्ड, और वो हंसती है। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज। और ये सिर्फ मैं उनके लिप्स को देख के नहीं समझ पाती हूँ, जबकि उनके पूरे फेस को देख के, उनके स्पेशली आईज को देख के मुझे समझ में आता है कि कैसे अलग सा फील करवाते हैं। सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट,
और उसने ये सब बोला कैसे, स्कॉटिश लिट, मतलब स्कॉटिश लिट क्या होता है, लिट एक वे होती है स्पीकिंग की, ये एक टेक्निक होती है जिसमें स्पीकिंग की जाती है। जो स्पेशल पर्सन्स होते हैं वो इस टेक्निक को अपनाकर और स्पीकिंग करते हैं। नाउ माय स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वाज 11। वो बोलती है कि मेरी स्पीच जो है वो क्लियर है क्योंकि मैं जब तक 11 की थी तब तक तो मैं बोलना सीख गई थी, ये सब मुझे आता था पहले से। She says, उसने कहा, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. And at the end, यहाँ पे राइटर बताते हैं कि पर उसने ये नहीं बताया कि कहाँ से उसने फ्रेंच और जापानीज को बोलना सीख लिया था। पहले उसने ये तो बता दिया कि स्पीकिंग उसने स्कॉटिश कैसे सीखी, स्कॉटिश थी ना वो, तो स्कॉटिश उसने कैसे सीखी ये तो बता दिया था, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि उसने फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी, कहाँ से आई उसको, कैसे उसने मैनेज किया उन दो लैंग्वेजेस को और ज्यादा सीखने के लिए। 7 पॉइंट देखिए, एज फॉर म्यूजिक सी एक्सप्लेन, म्यूजिक क्या है उसके लिए, देखो वो क्या एक्सप्लेन करती है, पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। वो बोलती है कि ये मेरे बॉडी के हर पार्ट में से मेरे अंदर आता है। पोर मतलब उड़ेलना होता है, लेकिन यहाँ पे उड़ेलने का मतलब है अंदर लेना। ये जो म्यूजिक है ना जो उसके अंदर है, ये बॉडी के हर पार्ट से उसके अंदर जाता है, उसको हर जगह से सिर्फ म्यूजिक ही म्यूजिक सुनाई देता है। इट टिंगल इन द स्किन, माई cheek bones and even in my hair, मतलब ये मेरे स्किन से, मेरी चिक बोन से और मेरे यहाँ तक कि जो बेजान बाल होते हैं, हमारे बालों में जान नहीं होती ना, लेकिन ये जो म्यूजिक है वो मेरे अंदर आता है, मैं उसको सुन सकती हूँ हेयर्स के थ्रू, चेक्स के थ्रू, स्किन के थ्रू और बॉडी के हर पार्ट के थ्रू। ऐसा कौन बोलता है, एवेलिन बोलती है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into the fingertip. जब वो जाइलोफोन चलाती है तो जाइलोफोन चलाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है कुछ थोड़ी सी डंडी टाइप का रहता है, तो वो बोलती है कि जब मैं उसको चलाती हूँ तो फिंगर टिप से मुझे वो साउंड जो है वो सुनाई देता है कि कौन सी वाली धुन निकल के बाहर आ रही है। By leaning against the drums, she can feel the resonance flowing into her body. और इसमें डूब जाने के बाद, ठीक है, जब वो ड्रम्स को बजाने में डूब जाती है, मतलब उसमें बहुत ज्यादा खो जाती है, तो उसके बाद फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो जो रेजोनेंस है वो उसके अंदर, जो उसने एक शपथ ली थी ना कि मुझे म्यूजिक ही अपनी लाइफ को बनाना है या म्यूजिक को ही अपनी लाइफ बनाना है, तो वो रेजोनेंस उसको बार बार याद आने लगता है और वो जो काम है वो कर दिखाती है। On the wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. Listen carefully. Here, वो बॉडी के हर पार्ट को यूज करती है म्यूजिक को सुनने के लिए। जैसे कि जब वो किसी भी म्यूजिक में इंटर करती है, या तो उसको बजाने या सुनने के लिए, जब वो खुद प्ले करती है तब भी, या किसी और के में बैठती है तब भी, तो वो क्या करती है, शूज भी उतार देती है ताकि उसके पैरों के से होकर वो जो म्यूजिक है उसके लेग्स के थ्रू उसको सुनाई दे, मतलब उसके हार्ट को, उसके माइंड को ये चीज वाइब्रेशन जो है वो पैरों से भी फील होती है। नंबर 8, नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस। ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, उसने बचपन से करती हुई आई है, वो अपने ऑडियंस को हमेशा खुश करती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड फिलहार्मोनियम सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और हार्मोनियम सोसाइटी का जो प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द अवार्ड था उसमें उसने प्ले किया, और सेज मास्टर पर्कुनिस्ट जेम्स ब्लेड्स। और इस टाइम पे जो पर्कुनिस्ट जेम्स ब्लेड्स थे, मतलब पर्कुनिस्ट यानी मैंने पहले भी बताया है, जो मास्टरी हासिल कर लेते हैं म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट को बजाने में, उन्हें पर्कुनिस्ट कहते हैं। तो जेम्स ब्लेड्स भी एक पर्कुनिस्ट थे। उन्होंने कहा, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। उन्होंने कहा कि गॉड ने उसकी हियरिंग तो ले ली है, लेकिन उसको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे के रखा है, मतलब उसको कुछ ऐसा मिला है हियरिंग के बदले में जो हमारे सबके पास
नहीं है। What we hear she feels, हम जो सुन सकते हैं वो फील कर सकती है। For more deeply than any of us, और हमसे कहीं ज्यादा डीपली, हमसे कहीं ज्यादा वो फील कर सकती है। That is why she express music so beautifully, और इसी वजह से वो म्यूजिक को बहुत ही प्यार से, बहुत ही खूबसूरती से प्ले करती है। 9th पॉइंट देखें। Evan confessed that she is something of workaholic. I have just got to work after harder than classical musician, but the rewards are enormous. यहाँ in the 9th point एवालिन ये कन्फेस करती है कि कैसे वो एक ऐसी पर्सन है जो डिफिकल्टीज में भी अपनी वर्क नहीं करती। सॉरी, वर्कहॉलिक का मतलब होता है एक वो पर्सन जो किसी भी सिचुएशन में अपने वर्क्स को स्टॉप नहीं करता है, इवन उनको कैरी करके आगे ले जाता है ताकि वो और बढ़ते जाए। मतलब उसका जितनी डिफिकल्टीज आती है उसका इरादा और पक्का हो जाता है, वो होता है वर्कहॉलिक। तो यहाँ पे जो एवालिन है वो भी वर्कहॉलिक है, वो खुद को वर्कहॉलिक बोलती है। ये कन्फेस करती है कि मैं वर्कहॉलिक हूँ और मैंने कभी भी डिफिकल्टीज में अपने वर्क्स को कभी भी स्टॉप नहीं किया, और जब मैंने स्टॉप नहीं किया है इसी वजह से आज मैं इस प्लेस तक पहुंच गई हूँ। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे सिर्फ काम लिया है, मैंने सिर्फ काम को उठाया है, लिया है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, हाँ, जो क्लासिकल म्यूजिशियन होते हैं उनसे कुछ थोड़ा सा मुझे ज्यादा करना पड़ा, बट द रिवार्ड्स आर एनॉमरस, लेकिन जो रिवार्ड्स थे वो हमेशा ऐसे थे जिनका कोई एंड नहीं था। मतलब वो मिलते गए, वो मुझे ऐसे इनकरेज करते गए और मैं आगे बढ़ती गई, ऐसा उनका मीनिंग है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्न, एवालिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्न इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। जो रेगुलर कंसर्न थे, उसके जो रेगुलर प्रोग्राम्स थे, उनके अलावा भी प्रिजन्स में और हॉस्पिटल्स में जो लोग होते हैं उनके लिए भी वो कंसर्न दिया करती थी, अपनी परफॉर्मेंस दिया करती थी। शी ऑल्सो गिव्स हायर प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन, और जो यंग म्यूजिशियन होते थे ना उनको ज्यादा प्रायोरिटी देती थी, उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती थी ताकि वो भी इनसे इंकरेज होके और म्यूजिक को अपनी लाइफ बना सके। एन रिचलिन ऑफ चिल्ड्रन सेज, जो एन रिचलिन थे वो डेफ जो चिल्ड्रंस होते थे उनके लिए फंड्स इश्यू करते थे, उनको फंड्स दिया करते थे, चैरिटी करते थे वो। उन्होंने कहा एवालिन के लिए कुछ लाइन, सी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन। उन्होंने कहा कि जो डेफ चिल्ड्रंस होते हैं, जो बहरे बच्चे होते हैं, उनके लिए ये जो एवालिन है वो क्या है, एक शाइनिंग स्टार है। उसको देख के लोग क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं कि उन्हें भी लगता है कि वो भी कुछ कर सकते हैं। दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, और वो देख सकते हैं एवालिन को देख के कि ऐसे कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं जा सकते। 10th पॉइंट देखेंगे। एवालिन ग्लेनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल। एवालिन ग्लेनी जो थी वो अपने साथ इतने सारे लोगों को, मतलब अपने म्यूजिक में इतने लोगों को शामिल कर चुकी थी जितनी उसकी एज नहीं थी, जितनी उसकी एज नहीं थी उतने लोगों को वो इंस्पिरेशन दे चुकी थी, इतने लोगों को वो सिखा चुकी थी, इतने लोगों को उसकी वजह से म्यूजिक में अपनी लाइफ बनाने का मौका मिला था। She has brought percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. और उसने परकसिस्ट इन फ्रंट ऑफ दैट ऑर्केस्ट्रा, उसने ऐसे परकनिस्ट दिए थे जो मेस्मराइजिंग थे, मतलब जो आउटस्टैंडिंग थे। She has given inspiration to those who are handicapped. उसने हमेशा उन लोगों के सामने अपने आप को एक इंस्पिरेशन की तरह रखा जो लोग हैंडीकैप थे, किसी भी तरीके से अपाहिज थे, उनके सामने पीपल हु लुक टू हर एंड से, और उसको जो भी देखता वो उसको कहता, क्या कहता था, इफ सी कैन डू इट, अगर वो कर सकती है, आई कैन, एंड नॉट द लीस्ट शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और लोग कहते थे अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूं, और
सिर्फ आज नहीं, हमेशा के लिए ऐसा होता गया और लोग उससे इंस्पिरेशन लेते गए। उसने कई लोगों को खुश किया, कई लोगों को की लाइफ को उसने बनाया। ये आज का चैप्टर था जो कि हमने यहाँ पे फिनिश किया। इससे जो स्टोरी है, इससे बहुत सारे इंस्पिरेशन हम ले सकते हैं कि एवेलिन की लाइफ में कितना बड़ा एक ट्रेजिक ट्विस्ट आया उसकी लाइफ में जब वो 8 ईयर की थी, पर उसने अपनी लाइफ को यहाँ पर कैसे बनाया। बच्चों, आपसे मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप भी एवेलिन ग्लैनी की जो लाइफ है उससे कुछ सीखें और अपनी लाइफ को भी कुछ ऐसा बनाएं, अपना गोल डिसाइड करें और उस गोल की तरफ एक रास्ता बनाते हुए चलते जाएं। उस लाइन को जरूर याद कीजिए, इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग यू गेट देयर। मतलब अगर तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए और तुम कहाँ जा रहे हो तो तुम्हें वो चीज मिल जाएगी। पता ही नहीं है कहाँ जा रहे हैं, क्या चाहिए, तो कुछ नहीं मिलने वाला। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ऐसे ही कई सारे वीडियोस पाने के लिए मुझे लाइक कमेंट करते रहें। बस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। देन बाय बाय, गुड डे।